बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते सर। तो आपने कॉन्टेक्शन यस। आपने एमए हिस्ट्री से किया है। जी हाँ मैम। आप विजयपुर शो करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कला और विरासत यस। है ना, भारत की कला विरासत से कैसे अलग है, थोड़ी सी डिफाइन करें। यस मैम, मध्य प्रदेश कला की दृष्टि से समृद्ध, यहाँ तभी सभी प्रकार के कला के प्रारूप यहाँ पे मिलते हैं मैम। जैसे संगीत के क्षेत्र में कई सारे महान संगीतकार जैसे तानसेन, अलाउद्दीन खां, आमिर खान, ये सभी में मध्य प्रदेश से संबंधित है। हम यदि भारत से इसका अंतर देखें तो जैसे स्थापत्य में यहाँ पर नागर शैली पाई जाती है, जैसे द्रविड़ दक्षिण में पाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर नागर शैली के मंदिर मुख्यतः पाए जाते हैं मैम। संगीत के क्षेत्र में भी जो ख्याल शैली और जो अ, ख्याल शैली मुख्यतः इंदौर, ग्वालियर इत्यादि में और ध्रुपद भोपाल में इन घरानों से संबंधित रही है। एवं कला के अन्य प्रारूपों में आदिवासी कला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि आदिवासी अच्छी संख्या में यहाँ पे मिलते हैं, जिनमें भील समुदाय के जो त्योहार वगैरह इत्यादि हैं, और गोंड इनके नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सभी चीज़ें। ठीक, आपने बहुत सारी कला बताई, Yes, sir. संस्कृति भी बताई, विरासत क्या है। मैम विरासत मध्य प्रदेश में मुख्यतः यदि यूनेस्को की हेरिटेज देखें तो उसमें 3 साइट पाई जाती हैं उसकी, जिसमें भीमबेटका, सांची के स्तूप, इनमें। ये विरासत स्थल से होने से यस। पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ी सी गति देखी गई है। यस मैम। आप ऐसा क्या करेंगे अपने इतिहास के ज्ञान का उपयोग कि प्रशासन में आकर कि यस मैम। यहाँ पे पर्यटन बढ़ाया सके। यस मैम। मैम मध्य प्रदेश में पर्यटन से संबंधित जो मुख्य मुद्दा है इस समय, वो सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना है। जैसे आज भी कई सारे ऐसे स्थल हैं जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, परंतु उन तक पर्याप्त पहुंच नहीं है लोगों की। यस मैम। अच्छा ये बताइए, यस मैम। आप सिविल सेवा ज्वाइन करें, जी। आप जिले के दंडाधिकारी हैं, यस मैम। तो आप वह जिले की समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे, यस कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, बताइए। मैम, जिले की समस्याओं के लिए सबसे पहले उन समस्याओं का जानकारी लेंगे कि उस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के मूल में कौन-कौन से कारण हैं। जैसे हम अपने ज़िले का ही उदाहरण लें, श्योपुर में, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे कुपोषण की है। कुपोषण के कारण से भारत का इथोपिया बोला जाता है, और उसके मूल में जो समस्या है वो है श्योपुर ज़िले में शहरी जनजाति की बहुत बहुआयता और उनमें व्याप्त समस्याएँ, स्वास्थ्य समस्याएँ। तो इनके लिए प्राइमरी स्तर पे जो परियोजना है उनको अच्छे से चलाएँगे मैम। और जो दूसरी समस्या जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हमारे श्योपुर जिले में, तो उसके लिए चीज़ों को किया जाएगा विभागों को। विनीत, आपका जो नाम इसमें लिखा हुआ है विनीत कुमार दीक्षित। यस। यदि अपन इसको सेगमेंट्स में बांटें तो आपका प्रथम नाम विनीत है। यस। इसका कोई अर्थ होता होगा? जी यस सर। सर विनीत नाम का शाब्दिक अर्थ सर विनम्र या निवेदक के रूप में होता है सर। तो भारतीय परिवारों में विवाहों में कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है? जी यस सर। सर भारतीय विवाहों में जो विवाह पत्रिका छापी जाती है सर, उसमें विनीत में जो परिवार के व्यक्ति होते हैं जो कि आमंत्रित करते हैं परिजनों को, उनके लिए सर इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, विवाह पत्रिका जो छापी जाती है तो क्या भारत में एक ही प्रकार के विवाह होते हैं या फिर और कई प्रकार के विवाह हो सकते हैं? सर वर्तमान समय में सर भारत में जो विवाहों के नए चलन है सर, जैसे लव मैरिज इत्यादि सर, ये भी बढ़ रहे हैं, परंतु सर मुख्यतः अरेंज मैरिजों का सर होता है सर भारत में। और सर इनके अलावा जनजाति क्षेत्रों में सर अनेक प्रकार के विवाह सर प्रचलित हैं, जिनमें जैसे दूध लौटावा, भगोरिया इत्यादि शामिल। अच्छा, आपने अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह सुना होगा। जी हाँ सर। इनमें कोई डिफरेंस होता है या लगभग समान होते हैं? सर अनुलोम प्रतिलोम विवाह में सर जी वैदिक मान्यताओं में थी सर जी विवाह,
सर जिसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर यदि लड़का वर पक्ष उच्च वर्ण का है और लड़की निम्न वर्ण की है तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे, और सर यदि इसकी विपरीत स्थिति है तो प्रतिलोम विवाह कहते थे। सर इसमें प्रतिलोम विवाह को अस्वीकार्य माना जाता है, जबकि अनुलोम विवाह कुछ हद तक स्वीकृत था। आपको ऐसा क्यों लगता है, या फिर उस समय अस्वीकृत किया गया होगा प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह ही क्यों मान्य रखा गया होगा? उसमें कोई वैज्ञानिक कारण अपन ढूंढ पा रहे हैं? सर इसके पीछे सर वैज्ञानिक कारण का तो सर मुझे ज्ञान नहीं है सर, मैंने नहीं देखा, परंतु सर इसके पीछे एक रक्त की शुद्धता इत्यादि संबंधित कारण सर उस समय सामाजिक कारण रहे थे। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था संस्कृति को लेकर, तो आप उसमें ख्याल गायन लिखा हुआ है, जी हाँ सर। तो ख्याल के साथ साथ एक टप्पा और होता है, जी। ख्याल और टप्पा, इसमें कोई बेसिक अंतर होता है या लगभग एक ही जैसी शैलियाँ हैं? सर टप्पा सर ख्याल का शुद्धतम रूप को टप्पा कहते हैं, जिसमें लय इत्यादि पर विशेष बल दिया जाता है और उनकी दृढ़ता ज़्यादा होती है। जैसे आपने मध्य प्रदेश के रीजन में देखा होगा बुंदेलखंड, जी हाँ वहाँ सर। फाग गाई जाती है। जी हाँ सर। फाग का महत्व क्यों है? सॉरी सर, सर मैं इसके बाद फाग के बारे में आप जानते हैं कि फाग गाई जाती है? फाग जी हाँ किस सर। तरह होती है गाई? हाँ सर। सर फाग शैली होती है सर, जो कि सामान्यतः होली इत्यादि के समय, त्योहारों के समय गाई जाती है, और जैसे इसके कई सारे रूप हैं, जैसे ईश्वरी फाग जो कि ईश्वरी के जो काव्य हैं उनके आधार पर उनको आधार बना के गाई जाती है। जैसे आपने इसमें लिखा है आपकी हॉबी व्यंजन बनाना, जी हाँ सर। तो आपका सबसे फेवरेट व्यंजन कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है? सर मैं जब भी मुझे सर मौका मिलता है सर, मैं अपने लिए वेज पुलाव सब बनाता हूँ जो मुझे पसंद है। जी हाँ सर। तो चावल की कोई मुझे 3 किस्में बता दीजिए जो कम समय में तैयार हो जाती है। सॉरी सर, सर कम समय में तैयार होने वाली किस्मों की सर जानकारी नहीं है, हम सर वैसे कई सारी किस्में हैं जो मुझे पता है, जैसे काली मूछ, गोल्डन सेला, बासमती इत्यादि। तो जैसे आपने ये देखा होगा मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में एक नई धान की एक फसल आई जिसको साठा कहा जाता है। साठा मतलब सामान्य नाम है उसका, तो इसके पीछे का कारण? सॉरी सर, मैंने इसकी जानकारी। जैसे हम वेज पुलाव बनाते हैं, जी हाँ सर। तो इसमें बेसिकली किस चीज़ का ज़्यादा महत्व है, या किस प्रकार से इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आपने लिखा हुआ स्वादिष्ट व्यंजन या स्थानीय व्यंजनों की कुकिंग करना, जी। तो आप बेहतर से बेहतर वेज पुलाव बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? सर वेज पुलाव में सर सामान्य तौर पे तो सभी जो इंग्रेडिएंट होते हैं सर वो सेम होते हैं, परंतु सर इसमें कुछ सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखा जाए, जैसे तड़का लगाने के लिए राई, कड़ी पत्ता इत्यादि चीज़ें, सर इनसे स्वाद बढ़ाया जा सकता है, और सर वेज पुलाव मसाला इन चीज़ों से। या सामान्य जो त्योहार होते हैं उनमें बनने वाले चावल और आप जो वेज पुलाव में यूज़ करेंगे वो लगभग समान होंगे या कुछ और भी अलग कर सकते हैं? सर उपयोग के सर व्यंजन के हिसाब से सर चावल की वैरायटी में सर अंतर होता है सर, जैसे खीर वाले चावल छोटे होते हैं, जबकि वेज पुलाव के लिए थोड़े से अच्छी क्वालिटी वाले लंबे चावल यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप जो वेज पुलाव बोल रहे हैं और हैदराबादी बिरयानी जो होती है वो दोनों लगभग समान है या अलग अलग है? सर दोनों में काफ़ी अंतर है सर बनाने की दृष्टि से। जैसे सर जैसे वेज पुलाव में सर पहले सारे सॉरी सर, जैसे वेज पुलाव की चर्चा चल रही है, तो कोई मूवी मुझे बता दीजिए जिसमें मतलब बिरयानी का उल्लेख रहा हो कभी, बहुत फेमस मूवी रही है भारतीय सिनेमा की। सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा सर। जी हिस्ट्री से आपने एमए किया हुआ है, जी हाँ सर। तो कौटिल्य के साम दाम दंड भेद की नीति क्या जी। रही, बताएंगे इसके बारे में? जी सर, कौटिल्य के साम दाम भेद दंड की नीति सर, जिसमें यदि किसी देश को या किसी व्यक्ति को अपनी बात यदि राष्ट्रों के संबंध में अपने हितों की पूर्ति करना है या अपनी बात मनवानी हो कूटनीति में, तो सर उसे एक तरीके हैं जिनसे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें सबसे पहले साम, जिसमें उन्हें बातों से समझाया जाता है। सर दाम में उन्हें पैसों के माध्यम से, जैसे चाइना की वर्तमान में चेकबुक डिप्लोमेसी है सर, ऐसे इस तरीके से सर भेद में शत्रुओं की प्रवृत्तियों में अंतर पैदा करके या उनमें आपस में फूट डाल के अपना काम निकाला जाता है। और सर दंड सर ये आखिरी उपाय है जिसे वर्तमान में हार्ड पावर के नाम से जानते हैं। छोटे राज्यों के लिए कौन सी सही रहेगी, कौन सी नीति? सर छोटे राज्यों को सर यदि अपने पक्ष में करना है सर, तो चाइना की तरह चेकबुक डिप्लोमेसी या लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे जो विकल्प हैं जो मुख्यतः दाम में आते हैं सर, वो सही रहेगी। जी हाँ सर। गुप्त साम्राज्य को जी हाँ सर। प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, कारण?
सर स्वर्ण काल सर अपने आप में एक जटिल शब्द है सर, जो कि वर्तमान में गुप्त साम्राज्य के लिए भी इतिहासकार प्रयोग करने से बचते रहे हैं सर, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं प्रत्येक साम्राज्य में जो कि उसे स्वर्ण काल बनने के बीच में विरोधाभास पैदा करती हैं। परंतु निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कला, साहित्य और कानून इत्यादि दृष्टि से स्वर्ण काल अद्वितीय था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुप्त काल में कोई ऐसे मुख्य आविष्कार? सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई सारे खगोल शास्त्री और इत्यादि सर थे विद्वान उस समय जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था, जैसे वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे सर। इन्होंने सर खगोल शास्त्र दशमलव प्रणाली जी हाँ सर। किसके द्वारा दी गई थी? सर दशमलव प्रणाली की आर्यभट्ट के द्वारा सर इसकी शुरुआत की गई थी सर, जिसमें उन्होंने हालांकि जीरो शब्द का जीरो वर्ण चिन्ह का इस्तेमाल बाद में हुआ, परंतु एक उसकी शुरुआत सर उन्होंने कर दी थी जी सर। इस्लाम जगत के बारे में अगर हम पूछें आपसे, जी क्योंकि आपने एमए हिस्ट्री से किया है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जी जो 5 दीक्षाएं दी गई थी इस्लाम को लेकर, वो क्या क्या? सॉरी सर, मुझे दीक्षा याद नहीं। हॉबी आपकी मैं देख रहा हूँ जैसे कि बैडमिंटन है, जी हाँ सर। तो बैडमिंटन खेल को ओलंपिक में कब जोड़ा गया था? सर इससे 1978 में बार्सिलोना, सॉरी सर मुझे डेट अच्छी से याद नहीं है, परंतु सर बार्सिलोना ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था। चलो ठीक है। और बैडमिंटन में जो शटलकॉक यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? शटल कॉक ही बोलते हैं सर। तो कुछ नाम होगा? यस, कॉक बोलते हैं। वैसे ये खेल किस देश का एक कह सकते हैं हेरिटेज गेम या विरासत गेम के रूप में देखा जाता है? सर इसको लेके विद्वानों में मतभेद है सर। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र और यूनान में एक गेम था, इसी से मिलता जुलता, उससे इसका आविष्कार हुआ है। परंतु सर एक बहुमत, विद्वानों का बहुमत इस बात से सहमत है कि जब ब्रिटिश भारत में पुणे में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस तरह का गेम खेला जाता था, जिसे बाद में जाके 1860 में ब्रिटेन में अच्छे से विकसित किया गया और 1873 में इसके नियम बनाए गए थे। कितने पॉइंट्स होते हैं इस गेम में? सर इसमें 21 का सर एक सेट होता है, 21 पॉइंट का सर, जो कि अधिकतम 30 तक जा सकता है। हाल ही में ओलंपिक्स देखे होंगे आपने? यस सर। रिप्रेजेंट कौन किया इंडिया को इसमें? सर इंडिया की तरफ से कई सारे खिलाड़ी थे सर, जिसमें मुख्यतः प्रणय, एस प्रणय और लक्ष्य सेन पुरुष वर्ग की तरफ से, जबकि महिला वर्ग की तरफ से पीवी सिंधु थी। ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। Yes. बीएससी में गणित और रसायन और भौतिकी से किया जी तो आप सिविल सेवा में आ रही हैं, तो आप गणित का उपयोग कैसे करेंगे सिविल सेवा पढ़ने? मैम सिविल सेवा में गणित का भले ही प्रत्यक्ष दृष्टि से उपयोग हो या ना हो, परंतु मैम वैज्ञानिक टेम्परामेंट सर जो चीज़ें साइंस पढ़ने से आती हैं उसका निश्चित तौर से प्रयोग हुआ मैम। इसके अलावा प्रत्यक्ष तौर से भी कई सारी गणनाएं होती हैं, सांख्यिकी होती हैं और डाटा का अध्ययन होता है, उन चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। रसायन को I'm sorry, मैम इसको अच्छा ये बताइए, आजकल आपने देखा होगा कि सिविल सेवक पर राजनीतिक दबाव बहुत बनाए जाते हैं जब वो सरकारी काम करते हैं, तो जब आप सिविल से बन रहे हैं तो उस राजनीतिक दबाव को कैसे हैंडल करेंगे? हम सिविल सेवा में राजनीतिक दबाव को हैंडल करने के लिए कुछ सामान्य नैतिक मूल्यों को सब मैं शुरू से ही अपहोल्ड करूँगा, जिनमें सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता, जैसे अपने काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है, जिससे विरोधाभास भी नहीं होती। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता, मानकों का प्रयोग इत्यादि कदमों से इन चीज़ों को, राजनीतिक दबाव को कम किया जा सकता है। आधार कार्ड नंबर क्या है आपका? सर आधार कार्ड नंबर 791024245772। जैसे कि इसमें लिखा है स्थानीय व्यंजन करते हैं आप। Yes. स्थानीय व्यंजनों में अगर हम मालवा क्षेत्र के स्थानीय व्यंजनों की बात करें तो कुछ नाम बताएंगे? जी हाँ सर। सर मालवा क्षेत्र के स्थानीय व्यंजनों में सर जिसमें दाल बाफले, सब मैं बनाना उनको सर नहीं करता कुकिंग, बट सर उस क्षेत्र में मैं रहा हूँ, इसलिए सर दाल बाफले। दाल बाटी और दाल बाफले में क्या अंतर है?
जी हाँ सर। सर दाल पापले सर उसमें बनाने से पहले उसको बॉईल करते हैं, फिर ओवन में उसको बनाते हैं। सर दाल बाटी में उसे बॉईल नहीं करते, उसे फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अधिनियम आया है यस सर। जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया 2024 में, अभी बताया ठीक है। तो आप उस अधिनियम में मुझे बता सकते हैं ये सजा का प्रावधान क्या है? मैम उस अधिनियम को मैंने नहीं पढ़ा, माफी चाहता हूँ। उस अधिनियम के बारे में सुना है? मैम उसका अध्ययन नहीं किया मैंने अभी तक, पढ़ा नहीं है उसके बारे में। अच्छा अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। यस मैम। कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ अभी? 17वीं लोकसभा। प्रधानमंत्री कौन से नंबर के बने हैं? सॉरी मैम, नहीं बता। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सर लोकसभा श्री ओम बिरला, श्री ओम बिरला सर। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीश धनखड़ सर। अच्छा, आपने इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो स्थान जन्म स्थान है वो श्योपुर है। जी हाँ सर। फिर आपने स्कूल मतलब कॉलेज जो किया है वो सबलगढ़ से किया है। अच्छा सर। तो सबलगढ़ जाने का कोई विशेष? सर मैं विजयपुर का रहने वाला हूँ सर। जो प्रशासनिक दृष्टि से तो भले ही श्योपुर में है, परंतु सर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अभी भी मुरैना का ही हिस्सा है सर। वो जो सबलगढ़ के पास में भी पड़ता है सर, इसलिए सर एक जो निवास स्थान का सर बाध्यता उसकी वजह से सबलगढ़ से किया। सबलगढ़ का कोई ऐतिहासिक महत्व आपकी दृष्टि में? सर सबलगढ़ में एक किला है जो कि सबल राजा थे, राजा सबल सिंह, उन्होंने बनवाया है सर। अगर आप चाहें, आपको मौका दिया जाए कि सबलगढ़ ही जाने का जी। और आपकी नीतियां सबलगढ़ को बढ़ाने वाली, जी तो आप ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं, किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे जो सबलगढ़ को आगे ले जा सकती है? सर सबलगढ़ एक अच्छा शहर है सर। सर जो को पिछले कई समय से बहुत समय से उसकी जिला बनाने की मांग चल रही है सर। विकास की काफ़ी संभावना है सर वहाँ पे सर, जिनमें उसकी सर कनेक्टिविटी यदि श्योपुर क्षेत्र से बढ़ाया जाए तो सर उसमें काफ़ी संभावना है सर विकसित होने की। आपकी हेडलाइन क्या चल रही है? आज की हेडलाइन एक तो मैं बांधवगढ़ में हाथियों वाला सब मुद्दा चल रहा है, उसमें उससे संबंधित एक हेडलाइन है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल में अमेरिका में चुनावों से संबंधित की एक जो वहाँ पे गणना स्टार्ट हो चुकी है, उसका आज शाम तक रिजल्ट आने की संभावना है। उसमें कमला हैरिस और ट्रम्प दोनों बराबर चल रहे हैं, 1% से। पार्टियों की विचारधारा से जानकारी है? जी बताइए। मैम जो कमला हैरिस जो जिस पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी, पार्टी का नाम? रिपब्लिकन। मैम उसकी उसकी विचारधारा मैम यदि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर मैम वो नाटो को लेकर चलने में, उसके अलावा चीन को संबंधित उनकी नीतियां थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हैं, रूस को लेकर उनकी नीतियां हार्ड। अभी तो अपने चीन से बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, यस मैम। तो उसको कैसे देखते हैं? मैम चीन के साथ हुए हालिया डेवलपमेंट को मैम सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है, परंतु हम पुराने अनुभव कहते हैं कि चीन पे पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए पश्चिम से साथ अपनी जो साझेदारी है मैम वो बनी रहनी चाहिए, और यदि चीन के साथ संबंधों में सुधार होते हैं तो मैम ये भारत के विकास के लिए अच्छा है। आपने सुना है वन नेशन और वन इलेक्शन? यस मैम। इसके बारे में क्या? वन नेशन जो आया वो सही है या गलत है? मैम इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने अपने तर्क हैं, परंतु मैम एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देखें जिसमें राजनीतिक मुद्दों को हटा दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं देश का विकास आगे ही होगा, क्योंकि मैम 1967 से पहले ये प्रक्रिया थी भारत में, सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होते थे। तो इससे तानाशाही भी बढ़ सकती है? मैम तानाशाही के लिए मैम उसमें पर्याप्त एक स्पेस देना चाहिए मैम राज्यों के अधिकारों को, जिससे कोई ऐसी तंत्र ना हो, कोई ऐसा। क्या बताओ स्पेस में मैम क्या जैसे करना चाहिए, आप बताएं सुधार। मैम सुधार के लिए जैसे यदि किसी राज्य में इस तरह की कंडीशन आती है कि मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनती है या तो मैम उसके लिए पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। जैसे सबसे पहला तो हम इसे लागू करने के लिए किस तरह से उसे मैनेज करेंगे। कुछ राज्यों का टेन्योर बाद में समाप्त होना है, कुछ का पहले होना है, तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि विपक्षी दलों वाले जो राज्य हैं
उनको उनके कार्यकाल को पहले मुझे समाप्त किया बताइए जाए। कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स Yes. और वन नेशन वन लॉ, Yes. ऐसी अवधारणाएं बहुत चल रही हैं हर Yes. जगह, हर ट्रेंड में देख रहे हैं। यस सर। तो आप इस भावना से क्या देख रहे हैं कि केंद्र शक्तिशाली हो रहा है कि राज्यों की शक्ति को हीन कर रहा है? मैम इसे इस तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं उनमें इन तरह की प्रक्रियाएं पहले से हैं। एक सुधार के रूप में इसे देखना चाहिए। जैसे भारत में जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स को अपनाया गया था, जो कि निश्चित तौर पे एक अच्छा सुधार था। तो यदि इस तरह की चीज़ों को अपनाया जाता है। सुधार किस तरीके से आया? पहले क्या अवधारणा थी उसकी? मैम जीएसटी से पहले जो टैक्स प्रक्रिया थी उसमें राज्य और केंद्र स्तर पे अलग-अलग टैक्स होते थे। कौन सी प्रक्रिया थी इससे पहले? उससे पहले हम स्टेट वैट थे, उधर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इत्यादि थी। हम इसमें कास्केडिंग इफेक्ट होते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, उससे कास्केडिंग क्या कहलाती है? मैम कास्केडिंग में जैसे कोई एक वस्तु है उस पे एक से ज़्यादा स्तरों पे टैक्स लगते हैं। जैसे एक बार टैक्स लगा तो जैसे ही उसे इंटरस्टेट से उनका व्यापार हुआ तो उन पे दोबारा टैक्स लगते थे। तो इससे उस वस्तुओं के दाम बढ़ते थे और व्यापार हतोत्साहित होता था। अच्छा, तो महंगाई तो अभी चरम पे है। मैम महंगाई के लिए अन्य कारण भी हैं जो क्या जिम्मे कारण है महंगाई के? तो इसमें सबसे बड़ा कारण, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक पेट्रोल आयात आधारित अर्थव्यवस्था है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, जैसे रूस यूक्रेन और उसके अलावा इजराइल हमास इत्यादि, उनकी वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इससे भी महंगाई भारत में प्रभावित होती है। क्या तेल ही एक रिस्पॉन्सिबल है महंगाई के लिए? क्या और भी रीजन है? मैम महंगाई के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में एक ही रीजन? जो मुख्य रीजन है वो यही है, ऑयल के दाम। क्योंकि हम ऑयल एक्सपोर्ट होता है और सभी वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से ऑयल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि चीज़ों में उसका प्रयोग होता है। जीएसटी कितने स्लैब सिस्टम में बांटा गया है? सर जीएसटी में 5 लेवल्स। और सर्वप्रथम इसे किस देश की तरह लागू किया गया? सर मैं इसके लिए सर कंफर्म नहीं हूँ सर। इसके लिए कोई काउंसिल बनाई गई? यस सर। इस आर्टिकल के तहत 279A। यस। अभी जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यस। तो उसमें आप नागर शैली का कुछ उल्लेख कर रहे थे। जी यस। नागर शैली और प्रेषित शैली में क्या डिफरेंस है? यस सर, नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में सर जिसकी स्थापत्य पाई जाती है। सर इसकी शुरुआत द्रविड़ काल में जो मंदिर बने थे उनसे स्टार्ट होती है। सर यदि इसके और सर बेसर शैली मध्य भारत में, जिसमें मुख्यतः जो होयसल साम्राज्य पदक्कल इत्यादि जो शहर हैं सर उनमें इसकी मंदिर पाए जाते हैं। सर इन दोनों में यदि अंतर देखें तो जो नागर शैली है सर, जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ की सर एक ट्रांजिशन वाली शैली है जिसमें दोनों के तत्व पाए जाते हैं। उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का कौन सा मंदिर है? सर उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का ग्वालियर में तेली का मंदिर स्थित है, जो किले पर है सर। और सासगोह मंदिर? सर सहस्त्रबाहु मंदिर से वो द्रविड़ शैली का ही है सर वो तो। थैंक यू।